दोनों को सर में दर्द हो रहा है। अब सर दर्द के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, दवाइयां खा लेते हैं, है ना। आपने दवा खाई और सेम दवा आपने भी खाया है, क्लियर। दवा मैंने दोनों को दे दिया है, दोनों को सर में दर्द हो रहा है, लेकिन इनको मैंने सिर्फ दवा दी और इनको दवा देने के साथ साथ मैंने तेल डाल के इनके सर का मैंने मसाज भी कर दिया। ज्यादा आराम किनको मिलेगा? क्यों? क्या हुआ? दवा जाकर के खुद से जो काम कर सकता है वही कर रहा है। इनके केस में क्या है कि दवा तो दी गई है, लेकिन जब मैंने हाथों से जब इनके नसों पे, है ना, सर के मसल्स को जब मैं इस तरह से मसाज कर रहा हूं तो सर में क्या हो रहा है, खून का संचालन बढ़ जाता है। मसाज का मतलब होता है उस जगह पे खून का संचालन बढ़ जाना, और खून का संचालन बढ़ेगा तभी दवाइयां जल्दी पहुंचेगी। क्लियर है? और दवाइयां जल्दी पहुंचती हैं, इसीलिए क्या है कि आधे घंटे के बाद जब मैं कंफर्म कर रहा हूं कुछ आराम मिल रहा है तो देरी करिए कि सर दवा खाएं, थोड़ा सा आराम मिला है, लेकिन क्या मजा आ गया। क्या सही है गलत है ना? कि दवा देने के साथ साथ अगर हम सर का मसाज कर दें, देखिएगा आपको उसमें सिर्फ दवा के मुकाबले मेडिसिन प्लस अगर मसाज कर दें तो आपको ज्यादा आराम मिलता है। अगर इसी को हम शरीर के दर्द के हिसाब से करने के चले कि आपको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको हम दवा खिला दिए, आपको शरीर में दर्द हो रही है, आपको दवा खिलाने के साथ साथ पूरे शरीर का मसाज भी कर दें, ज्यादा आराम तो मिलेगा। मसाज है ना, मेडिसिन प्लस मसाज। बस यही चीज जो है ना हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने भी यही किया था रिसर्च, है ना। ये रशिया और कोरिया में आपके एल्फा मशीन और एनडीटी मैट का जो रिसर्च किया गया था, वो रिसर्च यही किया उन्होंने कि एक ही तरह के रोगों जो रोगी हैं, पेशेंट्स हैं, उनको दो ग्रुप बना दिया, ए ग्रुप बी ग्रुप, सबको एक ही रोग है, क्लियर है। इस ग्रुप को सिर्फ दवाइयां दी गई, इस ग्रुप को, है ना, हॉस्पिटल से जो दवाइयां दी जाती हैं जो इनको दिया गया, इस ग्रुप को भी वही दवा दी गई थी, लेकिन इस ग्रुप को सिर्फ दवा दिया गया, इस ग्रुप को दवा के साथ साथ एएनआई मशीन से मसाज भी करवा दिया गया। 15 दिन के बाद जब दोनों ग्रुप का जब फीडबैक लिया जा रहा है कि इनके रीढ़ की हड्डी में, शरीर में जो बीमारी था, जो रोग था, जब इनको दवा दी गई और इनको दवा प्लस थेरेपी दिया गया, दवा दोनों को सेम दिया गया है, जो दवा इनको दिया गया इस ग्रुप को भी सेम दवा दी गई। यहाँ पे ग्रुप पे लिया गया है रिसर्च, सिंगल पर्सन के ऊपर नहीं, ग्रुप के ऊपर किया गया है कि सिंगल पर्सन के ऊपर कई बार रिजल्ट आपका सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। मैंने चाय बनाया, इनको टेस्ट करवाया, देखिए तो अगर अकेले अगर ये बोल दे हाँ ठीक है, तो हो सकता है कि बाकी 10 लोगों को पसंद ना भी आए, है ना। मैंने खाना बनाया है, मैंने सिर्फ एक ही इंसान से टेस्ट करवाया, तो इनका टेस्ट हो सकता है कि उसमें इनको पसंद पड़ जाए, तो कम नमक पसंद करते हैं, कम तेल मसाला पसंद करते हैं, ये ओके कर दें, लेकिन बाकी लोगों को देखना ना नमक वाला फीका बनाया है आप, इसलिए जब, लेकिन हाँ 10 लोग अगर बोल दे अच्छा बना है, तो फिर आप उस चीज को कंफर्म करते हैं कि हाँ इसका मतलब खाना अच्छा बना है, क्लियर है। इसलिए हॉस्पिटल्स में भी एक इंसान के ऊपर रिसर्च नहीं किया गया, 2 ग्रुप बनाकर के रिसर्च किया गया। कुछ दिनों के बाद जब उसमें जब रिसर्च, है ना, जब करने के बाद जब दोनों का रिजल्ट का जब कंपैरिजन किया गया, जिस ग्रुप को दवा दी गई थी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया था, उनको भी दर्द में आराम मिला है। जब आप बोलते हैं दवा खाए, थोड़ा आराम मिला है, थोड़ा आराम मिला है। वही चीज यहाँ पे कि जिस ग्रुप को दवा दी गई थी उनको भी दर्द में आराम मिला, उतना लगभग 25 से 30% के आसपास का आराम मिला है। लेकिन जिस ग्रुप को दवा के साथ साथ उनको लगातार प्रत्येक दिन मसाज की गई और 15 दिन के बाद जब इस ग्रुप का जब रिजल्ट चेक किया गया तो इनको भी आराम मिला था, लेकिन इस ग्रुप की अपेक्षा इस ग्रुप में लगभग 75 से 77% तक आराम, लगभग 3। क्योंकि आप जैसा ही मसाज करते हैं नसों की, होता क्या है, रीढ़ की हड्डी पर मसाज हो रही है और रीढ़ की हड्डी से सारे नसें निकल रही है, जैसा ही मसाज होता है नसों पे प्रेशर दी जाती है तो वहां पे नसें खुलती है ना, प्रेशर दिया जाएगा, नसें खुलेंगी तो खून दौड़ेगा, और खून दौड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको शरीर का विज्ञान पता होना चाहिए। शरीर के अंदर इस ब्लड का काम क्या है,
ये पता चलेगा तभी आपको दवाई का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आपको थेरेपी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और तभी आपको समझ में आएगी कि रोग भी कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। आपके शरीर में ब्लड का काम क्या है, क्या हो सकता है? एनर्जी करता है, तो एनर्जी देता है। कैसे कैसे? ब्लड का काम क्या है समझिएगा, सिंपल भाषा में समझिए। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से माल को दूसरी जगह पहुंचाना, यही काम है आपके शरीर में खून का। आपके शरीर में जो भी अंग है, हाथ पांव आंख नाक कान मुंह दांत जीभ हार्ट लंग्स लिवर किडनी, मरते दम तक जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। क्लियर? लेकिन सारे के सारे अंगों को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। सही गलत है? वो एनर्जी कहां से आपको मिलता है? भोजन से, ब्लड से नहीं, भोजन से। उसके लिए आप भोजन करते हैं। कल आपने फास्टिंग रखा था, आपकी एनर्जी डाउन थी, मैंने लोग हाफ डे में चले गए, फुल डे काम करने का एनर्जी नहीं है। आज सुबह जो है एनर्जी ले ली है, तब जो है बैठ खा के गोश में आए। क्या सही है गलत है? रोजी मैडम पीछे, रोजी मैडम पीछे एक मैडम अभी आई है ना, अभी एनर्जी मिल गया है, उसके बाद में आए हैं। मतलब क्या, आप जब तक खाना नहीं खाएंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आपको 5 दिन अगर आपको खाना ना दें, देखिएगा आपकी आवाज जो है ना ताकत कम हो जाएगी, आपको शायद है ना बेड से उठने की ताकत भी ना आए, आपका शरीर कमजोर होने लग जाएगा। ना आपकी आवाज में ताकत होगी, ना आपके पाँव में ताकत होगी, ना आपके हाथ में ताकत होगी। लेकिन जैसा ही वापस से आपको हम खाना खाना शुरू कर दें, देखिएगा फिर से आपके सारे अंगों में ताकत आ जाती है। सही गलत है? इसका मतलब है कि आपके शरीर को है ना, आपके सारे अंगों को क्या चाहिए? भोजन, है ना। इसी से आपको मिलता है पोषक तत्व, विटामिन प्रोटीन कैल्शियम, जो भी कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं भोजन के माध्यम से, वो भोजन सारे अंगों तक पहुंचाना होता है ना। उन भोजन को आपने कर लिया, वो भोजन में आपके शरीर में जाके जो पूरा गल गया, डाइजेस्ट हो गया, और उस भोजन में समाया हुआ जो पोषक तत्व था, वो जैसा ही आपका शरीर उसको निकाल देगा, कचरे को बाहर कर देगा, काम की चीज को अपने पास रख लेगा। क्लियर है? आपने जो भोजन खाया, उस भोजन में जो काम की जो चीजें, विटामिन प्रोटीन कैल्शियम, इन सब चीजों को क्या करता है आपका शरीर रख करके जो गंदगी है उसको बाहर कर देगा, काम का चीज रख देगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना। उस भोजन को क्या कर रहा है आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाने में। कौन पहुंचाएगा? ब्लड। यही काम है आपके ब्लड का। क्लियर है? यही भोजन आपका सारा का सारा ब्लड मिक्स होके और वो पहुंचाएगा आपके ऑर्गन्स तक, कि ऑर्गन्स अपनी जगह पर रहिए, मैं आपको फूड पहुंचा रहा हूं। क्लियर है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा शीरा और धमनी, इतना साइंस तो पढ़े थे, शीरा और धमनी, कि एक से खाना जाएगा, दूसरे से गंदगी वापस लेकर के आएगा। अगर आपको हमने खाना पहुंचाया है तो आपके पास में गंदगी होगी, फिर वो वापस से झेल लेकर के आ। मैंने आपको खाना दिया है तो वापस से मुझे जूठा वो प्लेट भी वापस तो लाना होगा। क्लियर है? तो ब्लड वही काम कर रहा है, भोजन लेके जा रहा है और वापस से वो गंदगी लेकर के आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। शरीर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मैंने ले लिया, वो मेरे फेफड़ा में आ गया, इसे फेफड़ा में नहीं है, ये नीचे चला गया है, मैंने वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, सांस मैंने छोड़ा, मेरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। ये सांस आपके सिर्फ फेफड़े में नहीं जाता है, ये ऑक्सीजन बकायदा पूरा नीचे तक जाता है। समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। जब कोई महिला मां बनती है, पेट में बच्चा होता है, वो बच्चा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है? ले रहा। कैसे? नाक से ले रहा है। वो जो नाभि से जो नाड़ी निकलती है ना बच्चे का, वो माँ के रीढ़ के हड्डी से जुड़ा होता है, और माँ जो सांस लेगी वही सांस का होता है ब्लड में मिक्स होकर के वो नाभि से होते हुए बच्चे के पास पहुंचता है। वही नाड़ी जब गले में घूम जाती है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भैया जल्दी से इसको सीधा करके बाहर निकालना पड़ेगा, गले में कोड पूरा घूम गया है। बच्चे को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसकी मृत्यु हो सकती है, वरना बच्चा एबनॉर्मल हो जा सकता है। क्लियर? जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं उनके केस में यही बताई जाती है कि उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला।
क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब ये सारा चीज पहुंचा कौन रहा है, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वास्तव में ऑक्सीजन फेफड़ा में नहीं गया है, फेफड़ा में जाने के बाद क्या करता है आपका फेफड़ा हार्ट से ये ब्लड नीचे से जो ब्लड ऊपर आया हार्ट के पास, हार्ट क्या करेगा उस ब्लड को भेजेगा लंग्स में, फेफड़ा में। फेफड़ा क्या करता है, जो नीचे से ब्लड आया था वो अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आया था, ये क्या करेगा उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके उसको आउट करवा देगा। फिर आपने जो सांस लिया ऑक्सीजन, लंग्स क्या करेगा आपके ब्लड में उस ऑक्सीजन को मिक्स कर देगा। फिर वो जैसे ही यहाँ से ब्लड टानेगा हार्ट आपका, तो ब्लड यहाँ से आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से पंप होगा चला जाएगा नीचे। क्लियर है पूरे शरीर में। इस तरह से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है पहुंचाई जाती है। तो ऑक्सीजन पहुंचा कौन रहा है, क्लियर है। ये भी काम जो है ब्लड का है और यहाँ से ब्लड पहुंचाएगा आपके ऑर्गन्स में। वापस से जैसे ये टॉक्सिन्स लेकर के आया था वैसे ही वापस से क्या करेगा CO2 लेकर के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा। क्लियर है। तीसरा एग्जांपल, मेरे पांव में है ना चोट लग गई, मेरे पांव में घाव हो गया है, घाव सूख नहीं रहा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा कि नहीं तो घाव हो गया है, इसको जो है ना इंजेक्शन देंगे तभी जो उसका घाव सूखेगा। उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन दे दिया मेरे हाथ में, इंजेक्शन दिया यहाँ, लेकिन देखा वो दूसरे दिन से रहा मेरा घाव सूखना शुरू हो गया, लेकिन घाव कहाँ पे है, पैर में। इंजेक्शन कहाँ दिया है उन्होंने, हाथ में। उस इंजेक्शन में उन्होंने क्या किया है ना, मेडिसिन भरा था और उस मेडिसिन को मैंने अंदर डाल दिया था। मेडिसिन डाला यहाँ पे है लेकिन घाव वहां पे है, यहाँ से मेडिसिन वहां पहुंचा तभी तो घाव सूखा है। किसने पहुंचाया, ब्लड ने। क्लियर है। ये मेडिसिन भी पहुंचाने का जो काम है ये आपके ब्लड का है, आपके ऑर्गन्स तक, आपके घाव तक, उन सब जगह पहुंचाने का काम। इसका मतलब ब्लड का काम है क्या, ट्रांसपोर्टेशन का। इन सारी चीजों को आपके सारे अंगों तक पहुंचाना, आपकी सारी कोशिकाओं तक पहुंचाना, आपकी सारी हड्डियों तक पहुंचाना, आपकी सारी मांसपेशियों तक पहुंचाना, ये सारा काम आपके ब्लड का है। इसका मतलब ब्लड बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसका मतलब मेरे ब्लड को भी साफ होनी चाहिए, लेकिन आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड बीमार है। जिसको इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया है वही बीमार है। क्यों, वेस्ट हाउस में ज्यादातर लोग से हम लोग पूछते ना कि अंकल आंटी आपको प्रॉब्लम क्या है, हमको हाई शुगर है, मुझको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर ये सब बीमारियां अगर किसी को चेक करनी हो, जांच करनी हो, तो डॉक्टर कौन सा रिपोर्ट लिखते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर चेक करना हो, कोलेस्ट्रॉल चेक करना हो, थायराइड चेक करनी हो, आपका यूरिक एसिड चेक करना हो, हमेशा डॉक्टर क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट। इसका मतलब कि अगर बीमारी पकड़ में आया है कि बीमारी अपनी बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब किसमें बढ़ा हुआ है, ब्लड में। शुगर किसमें बढ़ा है, इसका मतलब क्लियर हो रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल किसमें बढ़ा है, आपके ब्लड में, क्योंकि ब्लड को जांच की तभी ना पता लगे ये तो बढ़ा हुआ है, इसका ब्लड में तो बढ़ा हुआ है। तो जिसको इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया है उसमें शुगर बढ़ गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसमें यूरिक एसिड बढ़ गई, उसमें आपका थायराइड बढ़ गया, ये सारी बीमारियां आपकी बढ़ गई हैं ब्लड में। इसका मतलब जिसको इतना ज्यादा काम दिया गया था तो 24 घंटे आप घूमते रहना और सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाते रहना। 24 घंटे, 24 घंटे आप खाना खाकर आप तो सो गए, लेकिन आपके सोने के बाद भी खाना पचेगा, खाना पचने के बाद उसमें जो विटामिन प्रोटीन था उसको लेकर के रातों रात आपके सारे कोशिकाओं अंगों तक उसको पहुंचाई जाएगी। सही बात है, ये काम 24 घंटे के लिए चल रहा है, लेकिन जिसको इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया है वो बीमार हो गया है। अब ये सारा चीज पहुंचेगा सही से, क्लियर है। यही वजह है कि अगर शुगर बढ़ जाए ना तो डॉक्टर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए मना कर देते हैं। ऑपरेशन छोड़िए, डॉक्टर दांत तक उखाड़ने के लिए मना करते हैं। अगर किसी के साथ हुआ होगा तो मेरी बात ना आपको अच्छे समझ में आ रही होगी कि शुगर हो जाने पे डॉक्टर ऑपरेशन तक के लिए मना कर देते हैं, दांत तक नहीं उखाड़ते। क्यों, चेयर को आप ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद उसको सुखाना तो पड़ेगा, उस सिलाई को जो काटा है, क्लियर है। लेकिन सुखाने के लिए क्या देंगे, मेडिसिन। वापस से मेडिसिन जब खाएंगे, मेडिसिन जाके वो पचेगा, वो पचने के बाद ब्लड मिक्स होगा, वो ब्लड के माध्यम से वहां तक पहुंचेगा, तभी तो घाव सूखेगा। रास्ता उसको है ना कवर तो करनी पड़ेगी उसी तरह से, क्लियर है।
लेकिन अगर उनका ब्लड में अगर शुगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ब्लड हो गया चिपचिपा गाढ़ा। आप जितना ज्यादा शुगर मिलाएंगे उतना ही ज्यादा गाढ़ा तो होगा, है ना, ब्लड होने लगा चाशनी की तरह पूरा। और वैसे में अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन मार दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑपरेशन में इशू नहीं है। इशू है कि ऑपरेशन करने के बाद घाव को सूखना होगा। और ऐसे में अगर शुगर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, मेडिसिन देंगे, मेडिसिन वहां तक पहुंचेगा नहीं, घाव सूखेगा नहीं, तो उल्टा क्या होगा, इंफेक्शन हो सकता है। इसे डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप 10 दिन 15 दिन का समय लीजिए, पहले शुगर कम करके आइए, उसके बाद आपको ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद ही दारू खाएंगे। सही है गलत है? मतलब एक इलाज करने से पहले आपको अपने ब्लड को ठीक करनी पड़ेगी। सही है गलत? इसका मतलब कि अगर आपके डॉक्टर का कोई भी मेडिसिन चल रहा है, अगर आपका ब्लड स्वस्थ नहीं है तो मेडिसिन तो अपनी जगह पे पहुंचेगा नहीं सही से। अगर मेडिसिन समय पे अगर नहीं पहुंच रहा है तो बीमारी ठीक कैसे? सही गलत है? और इस देखिएगा जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनके पांव में पड़ाया काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, पांव का नाखून काला होने लग जाता है। और ऐसे में अगर पांव में घाव हो जाए तो सूखता नहीं है, और यही वजह है कि बाद में उनके पांव पे उंगलियां और पांव काटने पड़ जाते हैं। कई बार आपने शायद किसी का देखा है, सुना होगा कि शुगर में पांव काटने पड़ गए। क्यों? डॉक्टर के पास घाव सुखाने की दवा नहीं थी। क्यों नहीं सुखा पाए? शुगर से क्या हुआ, ये पूरा जाम हो रखा है। डॉक्टर तो दवा या तो मुंह से देंगे चाहे इंजेक्शन दे देंगे, लेकिन घाव तक पहुंचाएगा कौन? ब्लड। और अंदर शुगर से पूरा एकदम सारा जैसे नसें बिल्कुल जाम हो रखी हैं। अगर वहां तक मेडिसिन नहीं पहुंचा तो है ना, वो और घाव गलता चल जाएगा, लास्ट में डॉक्टर को पांव काटने पड़ जाएंगे। सही है गलत है? सही है। और यही वजह है कि फिर वहां पे इसको अगर सही करना है तो सबसे पहले मेडिसिन से पहले को रास्ता खोलना पड़ेगा, आपको पहले नसें खोलनी पड़ेगी। सही है गलत है? और इसीलिए फिर लाया गया थेरेपी वर्ड, क्योंकि आपकी नसें जो है ना, बोलते हैं बाल से भी पतली पतली नसें हैं। इतनी पतली नसों में अगर शुगर जाकर चिपक गया हो, कोलेस्ट्रॉल जम गया हो, गंदगी जम गई हो, है ना, क्योंकि अभी देखा जाए तो पूरा का पूरा हम लोग केमिकल लाइफ में जी रहे हैं। आप जो तेल खा रहे हैं, सरसों तेल है, आई डोंट नो कौन कितना सही चीज खा रहे हैं। 10-10 रुपए में बिल्कुल बड़ा बड़ा गोभी मिल रहा है। क्या सच में 2 महीने में उपजा हुआ गोभी है? आप भी वही खा रहे हैं, मैं भी वही खा रहा हूं, हमारे बच्चे भी वही खाएंगे। हम लोग दूध ला रहे हैं, एकदम बिल्कुल ऑरिजिनल दूध है, बट मार्केट में मिल ही वही रहा है, तो क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम खाने के लिए मजबूर हैं, आप भी और मैं भी। तो इस भोजन के माध्यम से हो क्या रहा है, शरीर के अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, और जब आपका शरीर जब जूस को जब टानता है तो साथ में केमिकल्स भी क्या होते हैं, उसके साथ में टनाते हैं। अरे आपका शरीर तो जस्ट एक मशीन है। जैसे आपके पास एक जूसर है, आप मार्केट से फल लेकर आए, अब बिल्कुल आपके पास है बिल्कुल फ्रेश ताजे फल हैं, उसमें आपने मशीन में डाला, जूस निकाला, देखिए बहुत स्वादिष्ट जूस निकलेगा। लेकिन अगर आपने सड़े गले अगर फल डाले होंगे तो जूस कैसा निकलेगा? वो तो जस्ट एक मशीन है ना। वैसे सेम ये तो एक मशीन है, इसका काम है जो डालिएगा उसको गलाएगा और उसमें से जूस को टानेगा। अगर फूड के माध्यम से केमिकल क्या होगा तो केमिकल भी टानेगा और लास्ट में ब्लड में क्या करेगा, मिक्स करके शरीर फैला देगा। सही गलत है? ब्लड का इतना अच्छा काम है, तो याद करिएगा स्कूल में भी आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर सांप काट ले तो क्या करना है, जहां पे काटा है उसको ठीक पहले ऊपर से बांध दीजिए, जोर से, जितना जोर से बांध सकते हैं। मतलब क्या, ब्लड का सर्कुलेशन को रोक दीजिए। क्यों रोक दीजिए? तो अब है ना, सांप ने पॉइजन डाल दिया है, अब अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन नहीं रोका तो कुछ ही क्षण में जैसे सारा का सारा पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर बचाना भी मुश्किल हो सकता है। तो सिखाया गया था है ना कि जहां पे काटा उसको ठीक ऊपर से जोर से बांध करके उस जगह को किसी चाकू से छुरी से काट दीजिए और पानी में है ना, खुलते पानी में उसको रखकर है ना, बिना मोह माया को उस ब्लड को बहा दीजिए, क्योंकि उसमें जहर है। सही है गलत? सही। मतलब जो खून इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर इस खून में गलत चीजें मिल जाए तो वो भी क्या होगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। आपने कोई दवा खा ली, हो सकता है एक्सपायर्ड दवा, कुछ दिनों पूरा एलर्जी हो गया, पूरे बॉडी में पूरा इचिंग हो रहा है, कैसे हो गया जी? ब्लड के माध्यम से पूरा फैल रहा है। तो आपने दवा खाई वो इत्तेफाक से एक्सपायरी दवा थी, या आपने कोई डुप्लीकेट दवा खा ली, या आपने हाई पावर का दवा खा लिया,
वो क्या हुआ, जैसे ही ब्लड मिक्स होकर फैला, अब कुछ देर में बॉडी के अंदर जो है ना वो आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। ये इफेक्ट किसने दिखाया आपको? आपके ब्लड ने, ब्लड के माध्यम से वो फैला है। क्लियर हो रहा है? तो बोलते हैं कि आपके शरीर में जो ब्लड जो दौड़ रहा है ऐसे खुले तो नहीं दौड़ रहा है, वो ब्लड किस में दौड़ रहा है? खून की नलियों में, नसों में। और बोलते हैं कि नशे इतनी ज्यादा हैं कि आपके शरीर के सारे नसों को जोड़ दिया जाए तो धरती का 2.5 चक्कर लपेट सकते हैं। आपके शरीर की नसों की लंबाई इतना ही है ना, 5.5 फुट के अंदर आपकी नसों की लंबाई है लगभग 1 लाख किलोमीटर। सोच के देखिए कितनी बारीक नसें हो सकती है, जहां कहीं पिन मारेंगे सब जगह ब्लड निकल जाएगा। इसका मतलब सभी जगह नसों का जाल भी फैला हुआ है, उन नसों के अंदर ब्लड दौड़ रही है, वो ब्लड अपने साथ साथ भोजन, ऑक्सीजन, मेडिसिन, इतना सारा चीज को सप्लाई करता है। और उसी भोजन में केमिकल भी मिक्स हो जाए, उसी ब्लड में केमिकल मिक्स हो जाए, उसी ब्लड में शुगर बढ़ जाए, उसी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और भोजन के माध्यम से जो केमिकल आया है वो भी उसमें जो है मिक्स हो जाए, तो आपकी नसों में जमेगा नहीं जमेगा? और साथ में आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। कैसा? पहले था मिट्टी के घरों में, अब आ गए हैं सीमेंटेड घरों में, अब घर में लग गया टाइल्स मार्बल। मतलब क्या, आपके घर हो गए ठंडे। एक तो आपने पूरा केमिकल लाइफ में आ गए, इतना सारा अंदर केमिकल जा रहा है, ऑयल में शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम पहले चलना बंद कर दिए हैं, इससे खून दौड़ना बंद हो गया है, उसके साथ में घर ठंडा कर दिए हैं, उसके बाद फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं, और उसके बाद खा पी के एसी ऑन करके सो जा रहे हैं। इससे क्या होगा? शरीर का तापमान गिरने से आपकी नसें सिकुड़ रही हैं, तापमान गिरने से खून भी ठंडा हो रहा है, इससे कारण ठंडा होने से सारी गंदगी आपकी नसों के अंदर चिपक रही है, और इसके कारण नसें जाम हो रही हैं, और जाम होने की वजह से आपके इन चीजों का सप्लाई आपके ऑर्गन्स तक नहीं हो पा रहा, और इस वजह से आपके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, आपका लिवर काम नहीं कर रहा, आपका किडनी काम नहीं कर रहा, और तभी दुनिया भर का रोग आ रहा है। अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, फैटी लीवर हो रहा है, किडनी में स्टोन हो रहा है, गॉलब्लैडर में स्टोन हो रहा है। क्यों? आपके ऑर्गन्स तक फूड की सप्लाई नहीं हो रही है। जिस देश में लोग 105, 108, 110 साल जी रहे थे, उसी देश में 50, 55, 60, 65, 70 आते थे, टाटा बाबा हो जा रहा है। क्या ऊपर से कमजोर शरीर भेजा जा रहा है? नहीं। क्या ऊपर वाले ने कुछ कमी कर दी है? नहीं। वो अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ आज भी वैसा ही शरीर से भेज रहे हैं। सही है गलत है? लेकिन हमने रख रखाव में कमी कर दी है। आप ही लोग होंगे जिनके बच्चे जो है 4 साल 4 किलो 5-5 किलो को पैदा हुए थे, और आज की महिलाओं का बच्चा कितना पैदा हो रहा है? 1.5 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 3 किलो, 5 किलो तो दिखता ही नहीं है कोई। क्यों? बच्चे 5 महीने में बाहर आ गए। अरे पहले भी 40 सप्ताह था, आज भगवान ने 40 सप्ताह का निश्चय किया है, लेकिन 40 सप्ताह में पहले बच्चे 4 साल 4 5-5 किलो हो जाते थे। लेकिन पहले इतना खाने पीने का इतना व्यवस्था भी नहीं था। आज तो है ना, प्रेगनेंसी आया नहीं कि बेड रेस्ट, दुनिया भर का चीज खिला रहे हैं, है ना, खा खा के लड़की एकदम बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई है। देख करके पूरा अंदाजा लग रहा है कि वाह, माँ का शरीर पूरा बन रहा है, इसका मतलब अंदर बच्चा भी जो है बिल्कुल फल फूल रहा होगा। जब निकला 2 किलो छोटा सा बीमारी ले गए। इसका मतलब माँ तो खा रही है, लेकिन माँ का भोजन जो खून के नलियों से बच्चे के पास पहुंच रहा था, इसका मतलब बच्चे के पास नहीं पहुंच रहा है। सही है गलत है? क्यों? क्योंकि माँ के शरीर में यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्बी जमी हुई है। माँ होती है बिल्कुल मोटी, यहाँ का हिस्सा पूरा मोटा हो गया है, तो उस तिलौटी पे मसाला नहीं पिसा रहा है, अब हाथ से कपड़े नहीं धुल रहे हैं, इस लड़कियों का कमर के हिस्से के आसपास चर्बी जम रही है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे दाने की अगर आसपास अगर चर्बी जम गई तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे के पास भोजन नहीं पहुंच रहा है। माँ तो खा रही है, लेकिन माँ का भोजन बच्चे तक न पहुंचने की वजह से 40 सप्ताह हो गया, लेकिन बच्चा आया, आना था 4 किलो का, आया 2 किलो का। समस्या यहाँ पे आ रही है, जिसमें किसी का ध्यान नहीं, बस दवा 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 खाओ। अरे दवा भी कैसे पहुंचेगा, साइंस समझिए ना। दवाई पहुंचता ब्लड के माध्यम से। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन ठीक करिए। आपने सिर्फ कुछ ठंडा कर लिया है, केमिकल खा लिए हैं, इसकी वजह से आपके ब्लड में गंदगी जमा हो रही है, ब्लड लाइन जाम हो जा रहा है। इसीलिए फिर आपके बीच में आया नुगा वेस्ट कि अगर इतनी पतली पतली नसों को साफ करना है तो क्या मेडिसिन साफ हो जाएगा? इंजेक्शन देने से? ऑपरेशन करेंगे? कहां का ऑपरेशन करेंगे?
नसों का जाल बिछा हुआ है, कौन सी नसें कहां से खुल के किसके साथ जुड़ा हुआ है किसको पता है। तो फिर सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा हो, उसी को वैज्ञानिक जो लगातार रिसर्च में थे कि कैसे शरीर को बचाया जा सके, अंदर में गंदगी जो जा रही कैसे उसको गंदगी को निकाल करके नसों को फिर से खोला जा सके और खून के संचालन को चालू कराया जा सके। उसी रिसर्च का रिजल्ट था आपकी ग्लूकोज की थेरेपी कि गर्मी में वो ताकत है कि गर्माहट दी जाए शरीर को। अगर गर्माहट दी जाएगी तो क्या कचरा निकलेगा, है ना। अंकल ने ये शर्ट पहनी हुई है, अगर मन लग सफेदी चाहिए तो ठंडा पानी धोएंगे कि गर्म पानी धोएंगे। आप हल्का से गर्म पानी दे दीजिए, देखिए कैसे कचरा छोड़ना शुरू करता है कपड़ा। सही है गलत है? आप ही को पेट में गंदगी जमा हो, आप एक ठंडा पानी पी के बाथरूम जाइए और इन्हें हल्का सुसुम पानी पी के आप वह बाथरूम जाकर देखिए कि किस समय लैट्रिन ज्यादा निकला है। जैसे ही सुसुम गर्म पानी पीते हैं आपका शरीर कचरा छोड़ना शुरू कर देता है। जैसा ही मौसम गर्म होना शुरू होगा आपका शरीर पसीना छोड़ना शुरू कर देगा। उस पसीने में क्या निकलेगा? गंदगी। और इतना गंदगी निकल जाता है कि गर्मी में आप कोई क्रीम मत लगाइए, आपका चेहरा में कुछ चमक रहा होता है। चाहे तो 5 बार क्रीम लगाते रहिए फिर भी चेहरा नहीं चमकता है। क्यों? क्योंकि पसीना नहीं चल रहा है। पसीना नहीं चल रहा है लेकिन शरीर में गंदगी तो पैदा हो रही है, आपके स्किन के नीचे गंदगी तो जमा हो रही है। इसलिए क्या होता है इतना क्रीम लगाने के बाद भी जाड़े में चेहरा नहीं चमकता, और गर्मी में कोई क्रीम नहीं लगाते हैं सिर्फ पसीना निकल रहा होता है लेकिन पूरा शरीर चमक रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने नसें साफ कर दी। इसका मतलब शरीर से गंदगी को बाहर निकाल दी। और इस धूप की गर्मी में इतना पावर नहीं है कि नसों की गंदगी को बाहर निकाल सके। इसलिए क्या किए, उनको पत्थरों के माध्यम से, है ना, सर जो मशीन बनाया उसको कॉन्सेप्ट तैयार किया कि आप एक काम करिए उस गर्मी को ना आप इकट्ठा करिए और वहां से उसको दीजिए कि जब आपके शरीर के अंदर गर्माहट दी जाती है उसका जो रेंज है कि आपके लेयर को कितने लेयर है आपके अंदर पता आपको? 7 लेयर से शरीर बना है। आपका शरीर जो है 7 लेयर से बना है। आपके स्किन के 3 लेयर है। अभी जाड़े के मौसम था आपके होठ है ना ऊपर देखिए वो जल रहे थे, लेकिन देखिए उसके नीचे ना और एक लेयर था। तो आपके अंदर एक्चुअल में स्किन की त्वचा की जो 3 लेयर होती है, ऊपर का लेयर चाहिए होता है। कभी कभी देखिएगा आपके हाथ में ना आपका स्किन उजड़ रहा होगा, लेकिन देखिए नीचे में ना और एक स्किन होगा। साल में एक बार जो है ना सांप भी जो है अपने ऊपर की स्किन को उतार देता है। सही है गलत है? तो ऊपर का स्किन आपका चेंज होता है लेकिन सेकंड और थर्ड लेयर आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्किन के 3 लेयर है। उसके बाद आपकी चर्बी है, मतलब भगवान ने ऑर्गन्स को रखा है बीच में, लेकिन उसको किस तरह से पैकिंग किया है शरीर को कि बाहर में स्किन का 3 लेयर है। उसके बाद स्किन के नीचे आपकी चर्बी के लेयर, क्लियर है? उस चर्बी के लेयर के नीचे है आपकी मांसपेशियां, मांसपेशी के नीचे है आपकी ब्लड लाइन, खून की नलियां, और उसके नीचे है आपकी हड्डियां, और उसके बाद आप क्या हैं आपके ऑर्गन्स। अंगों को रखा है ना अंदर में, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, इसको रखा है अंदर में कि बाहर की ठंडी हवा, गर्म हवा डायरेक्टली इनको ना टच कर सके। इस तरह से सबसे पहले हड्डियों का ढांचा से उसको है ना उसको कवर किया गया। उसके ऊपर ब्लड की लाइन बनाई गई, उसके ऊपर से मांसपेशियां हैं, उसके बाद रखा है चर्बी ताकि बाहर की ठंडी हवा सीधा अपनी मांसपेशियों, खून की नली और अंगों को ठंडा ना कर दे, इसलिए उसको बचाव के लिए रखा है चर्बी। क्लियर हुआ? तो चर्बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर चीज लिमिट में होनी चाहिए, है ना। आपकी स्किन और मसल्स के बीच में चर्बी का लेयर होना चाहिए। क्यों? ये बाहर के लू और ठंडी हवाओं से आपकी मांसपेशियों को, खून की नलियों को और अंगों को बचाव करता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा चर्बी अगर हो जाए तो वही चर्बी पे बाहर निकल के आपके अगर ब्लड लाइन में घुस जाए, वही चर्बी आपके अगर अंगों पे जमा हो जाए तो फिर वहां से वही चर्बी आपको नुकसान करना शुरू करता है, समझे। और फिर लास्ट में फिर आपके स्किन से भगवान ने फाइनल पैकिंग कर दी, और जो आपका कलर है ये है आपका फाइनल ऊपर का जो स्किन है, अंदर में फिर सबका एक समान है। अगर ऊपर की स्किन छिल दी जाए तब सब में एक जैसे दिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपके शरीर को बनाया गया है। अब मुझको ऑर्गन है यहाँ पे एकदम अंदर में, इसके अंदर जो है स्टोन हो गया, किडनी का स्टोन, फैटी लीवर। अब मुझे ऐसा हिट चाहिए जो बिल्कुल सारा लेयर क्रॉस करके यहाँ पे जाके इसको गर्म भी कर दे और बाहर की त्वचा को नुकसान भी ना।
तो ये ऐसा हीट कौन सा हीट हो सकता है? उसी को N5 उसी को रिसर्च करते करते पाया कि भाई सूरज की किरणों में एक किरण है ऐसा जिसके अंदर वो क्षमता है, और वो किरणें हैं सूरज की पहली किरण जो लाल किरणें होती हैं, जो आपको पहले के वैद्य हकीम भी आते हैं सलाह देते थे, इवन आज भी अगर इसको सफेद दाग हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं इसको धूप दिखाइए। पर कौन सा धूप? सुपर वाला, एकदम शुभ वाला। किसको जॉन्डिस हो जाए तो बोलते हैं इसको धूप दिखाइए। कौन सा? शुभ वाला। लेकिन हम लोग के मान लो जो है यार तेल और मत करके पूरा दिन को सुखा होने को दे देते हैं, दिन भर सूखते रहो। और सही मायने में तभी आप इतने मजबूत थे। आजकल के बच्चों को वो धूप नहीं दी जा रही है, बच्चे दिखने में स्मार्ट हैं लेकिन अंदर से एकदम कमजोर है। सही गलत है? हल्का सा ऊंच नीच हुआ कुछ भी ना बस फटाक से बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उनको पर F5 नहीं मिला है। तो F5 वो पावर था कि अंदर में जाके ना अंगों को गर्म करके वहां से पूरा आपके अंगों को स्वस्थ कर सके, वहां से चर्बी को निकाल सके, गंदगी निकाल सके। तो जैसे ही आपके ब्लड लाइन को, ये जो ब्लड लाइन है, जैसे ही हीट मिलेगा तो किसी चीज को गर्म करेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ेगा, फैलेगा, आपकी नसें क्या होती हैं? फैलती हैं। और जैसे ही नसों को गर्माहट दी जाती है, आपकी नसों के अंदर जो चिपका हुआ जो गंदगी है ना, जो शुगर जाकर चिपक गया है नसों में, जिससे क्या होता है कि दवा खा भी नहीं रहा तो दवा यहीं जाकर रुक जा रहा है, ये इस तरफ रोग के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। पांव में जो घाव हो गया वो हम पहुंच ही नहीं पा रही दवा, इससे घाव सूख नहीं रहा क्योंकि रास्ता पूरा जाम हो रखा है। तो अगर इस मेडिसिन को यहाँ पे पहुंचाना है तो उसके लिए हीट का सहारा लेना पड़ेगा, समझे? इस हीट से जैसा ही गर्म किए तो नशे गर्म होकर फैलने लग गई, और जैसे ही गर्माहट मिला ये पूरा शुगर कोलेस्ट्रॉल गर्म होके आपकी नसों के भीतरी दीवारों को छोड़ना शुरू कर दिया। जो बाद में क्या होता है, रक्त के बहाव से वही चीजें बाहर फिल्टर होकर आपके टॉयलेट से, आपके लैट्रिन से, आपके पसीने से, आपके थूक के माध्यम से, मतलब जहां से जो रास्ता मिला उस तरह से उस गंदगी को क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। इसलिए हर एक नए कस्टमर को हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप थेरेपी करते हैं तो शुरुआती कुछ दिन में अगर आपको टॉयलेट में दुर्गंध ज्यादा आ रही है, लैट्रिन में गंदगी ज्यादा दिख रही है, आपकी पसीने की बदबू अगर बढ़ गई है, अगर आपके है ना खखार में बलगम अगर ये सब निकल रहा है तो हम बोलते हैं मुबारक हो, गंदगी निकल, पूरा कचरा निकल रहा है, बोले मुबारक हो। बिल्कुल, क्योंकि यही वो गंदगी है जो अंदर आपके खून को दौड़ने नहीं दे रहा था। सही गलत है ना? आखिर हमने तो कुछ खिलाया नहीं है, लेकिन फिर भी लैट्रिन में ढेर सारा कचरा निकल रहा है, इसका मतलब है भीतर में तभी तो निकला है। फिर इस मशीन ने निकाल के सही किया, गलत किया? क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे गंदगी निकलती है आपका ब्लड लाइन साफ होना शुरू होता है। जैसे ही ब्लड लाइन साफ होगा ये ब्लड का सर्कुलेशन ऑर्गन तक जो चालू हो जाएगा, और जब सर्कुलेशन चालू होगा तो डॉक्टर की दवाइयां भी यहाँ से क्रॉस करके आपकी बीमारी तक पहुंचना शुरू कर देती है, और जैसे ही बीमारी तक पहुंचता है ये आपका ठीक होने लग जाता है, और कुछ दिन में यहाँ पर टेस्ट नहीं आती है कि डॉक्टर ने मेडिसिन का पावर कम कर दिया है, चाहे दवाइयां बंद हो गई। इसलिए मशीन में आपके पैर को ऊंचा किया गया है। नोट कीजिए, मशीन में पांव ऊंचा है और इसके नीचे पूरा हीट दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में शुगर बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आपके पांव में गंदगी पूरी भरी हुई है, पांव में हरी हरी काली नसें बिल्कुल उभर के बाहर आ गई हैं। इसका मतलब पूरी गंदगी जमा हो रखी है आपके नसों के अंदर। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो साफ खून पहुंचेगा कैसे? जब तक साफ खून पांव में नहीं पहुंचेगा आपके पांव में भोजन, ऑक्सीजन, दवाइयां कैसे पहुंचेगी? और अगर नहीं पहुंचेगा तो पांव की मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, आपके चलने का स्पीड अब पहले से नहीं है, इतना कमजोर हो गया है कि अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे, खड़े होकर दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है, इनके सहारे से चल पा रहे हैं। यही पांव था जो एकदम छलांग लगाते थे, आप 5-5 6 सीढ़ियां आप छलांग मार देते थे। आज वही पांव है जिसमें अपने पैरों पर खड़े होकर चल तक नहीं पा रहे, बाथरूम में बैठ गए हैं तो उठा नहीं जा रहा है। क्लियर हो रहा है? इसलिए सबसे पहले पांव के अंदर से गंदगी निकालनी जरूरी है, और पांव में वापस से साफ खून को पहुंचाना जरूरी है। इसलिए दुर्गा बस ये कॉन्सेप्ट लेकर आया, और यही वजह है कि आज के तारीख में डॉक्टर आपको दवाइयों के साथ साथ बोलते हैं क्या? थेरेपी करें, क्योंकि थेरेपी आपके बॉडी का जाम छुड़ा रहा है। जब तक थेरेपी करके पूरा गंदगी नहीं निकालेंगे ये अच्छी अच्छी दवाइयां भी आपको काम नहीं करती है, और यही रिसर्च यहाँ पे किया गया कि आपने यहाँ पे सिर्फ दवा दिया था, यहाँ पे आपने दवा प्लस थेरेपी दी है। वही एग्जांपल मैंने आपको भी दिया कि आपको मैंने सर्जरी में सिर्फ दवा दी थी, इनको दवा के साथ साथ मैंने मसाज कर दिया था।
इनको बॉडी पेन में सिर्फ दवा दिया था, इनको बॉडी पेन में दवा के साथ साथ अंकल का पूरे शरीर का मैंने मसाज कर दिया। जैसा ही मसाज किया, मैंने नसों पे प्रेशर दिया, ब्लड का है ना सर्कुलेशन सही हुआ। इससे क्या होगा, तुरंत आपके शरीर में दवाइयां पहुंच गई जल्दी समय से, और तुरंत आपकी है ना दर्द को उसने ठीक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये थेरेपी मेडिकल साइंस को, मेडिसिन को बकायदा सपोर्ट करता है। अगर आपके संचालन सही नहीं है तो चाहे जितनी अच्छी दवाइयां आप खाएंगे वो आपको काम नहीं करेगा अगर बॉडी में जाम लगा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले शरीर के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन सही किया जाए। सही है गलत? तो आज हमने थेरेपी करके ना सही हो गए। अब इसके बाद भी हमें थेरेपी चाहिए होगा नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि आपके शरीर में ये सब चीजें जो हो रही है, ब्लड में गंदी दवाई, शुगर तो हम कम कर देंगे, खून तो साफ कर देंगे, लेकिन केमिकल लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, क्या मिलावट उनका बंद हो जाएगा? है ना, इतने में जो गंदगी गया था उसको तो हम निकाल देंगे, मिलावट मिल जाता है वक्त के साथ साथ और बढ़ने वाली है। जिन चीजों पे जिनका ध्यान नहीं किया है अभी, वही चीज डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाएगा। सही है गलत है? इसका मतलब भविष्य में जब तक हम जिंदा रहेंगे, भोजन हम करते रहेंगे, इसका मतलब कहीं ना गंदगी वो केमिकल मेरे अंदर जाता रहेगा, खून में मिक्स होता रहेगा, और इस तरह से हमारे अंदर जाम लगता रहेगा, बीमारी आती रहेगी। और मजे की बात यह है कि इस तरह का भोजन सिर्फ हम और आप नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। सही गलत है? आप तो जो है जो दूध आपने पिया था ना, वो दूध आपके पोता पोती को जिंदगी में नहीं मिलने वाला। सही गलत है? तो उतना अच्छा खाया पिया हुआ शरीर का अगर ये हालत है, तो जो बच्चा बचपन से केमिकल लाइफ में बड़ा हो रहा है उसका भविष्य क्या होगा? तो परिवार के गार्जियन होने के नाते हमें पहले से ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप परिवार के लिए आप प्रॉपर्टी तैयार कर रहे हैं, अगर परिवार के लिए घर रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपके परिवार को सेहतमंद रह सके उसके लिए भी आपको पहले से सोचनी पड़ेगी। क्योंकि केमिकल लाइफ में हम आ चुके हैं, हर एक चीज में केमिकल मिक्स हो रही है, इसीलिए थेरेपी जो इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इस थेरेपी के साथ साथ अगर कोई किसी बीमारी के लिए डॉक्टर की दवा खा रहे हैं तो उसको भी साथ में कर सकते हैं। यही तो नया चीज हमने बनाया था, और इसी के लिए है ना, जब इन्होंने बनाया और इसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आने के बाद, क्योंकि हमारे सर जो साउथ कोरिया के हैं, इसका रिजल्ट जब आना शुरू हुआ, जब पूरे विश्व में जब लोग इस थेरेपी का जब नाम करने लग गए, तो उनके देश के राष्ट्रपति से झो सर को बकायदा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। क्यों नहीं किया जाएगा? एक इंसान जिसका डॉक्टर ने पांव काटने बोल दिया था, उस इंसान का पांव बच जाए, तो ऐसे इंसान को क्यों सम्मानित नहीं किया? मेरे यहाँ की दीदी को ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन बोला गया था, लेकिन बिना कोई गारंटी नहीं, और उस चीज को डेली लाइफ में अपना जीते जी, है ना, ऐसा नहीं कि आपको एडमिट होना है। थेरेपी करिए, अपना काम करिए, आपको एडमिट नहीं होना, आप अपना काम करते रहिए। थेरेपी कर लिया ना आपने 1 घंटा, बस अपना काम करिए। मतलब कितना नया चीज बनाया कि एक दिन भी आपका बर्बाद नहीं होने दे रहे। सही बात है? शरीर के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, इसका एक बार मसाज हो जा रहा है, इसका मतलब आपके शरीर की सारी चीजों की मसाज हो गई। लास्ट एक बात, मजे की बात यह है कि इस मसाज को किया कहाँ जा रहा है? कहाँ पे? आपके रीढ़ की हड्डी पे। क्यों? लास्ट एक बात ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी पे क्यों? क्योंकि अगर आपको नसों को अगर आपको साफ करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा इस नसों की शुरुआत कहां से हुआ है, इसकी शुरुआत है ना, निकल कहां से रही नसें? रीढ़ की हड्डी से। जहां कभी नसों को पहना वापस से रिटर्न जाइएगा तो घूम करके सारी नसें जाके कहां मिलेंगी आपको? रीढ़ की हड्डी। स्कूल में पढ़े थे, रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की जड़ होती है, ये जड़ व्याप्ति है। सारी नसों का जन्म यहीं से हुआ है। जितने भी अंग है सबकी नसें, जैसे आंखें यहाँ पे, अगर अंदर सब चेक किया जाएगा तो नसें जाकर घूम करके यहीं पे जुड़ेगी। मेरा हाथ यहाँ पे है, इसका नस जाके यहाँ जुड़ेगा। मेरा पाँव यहाँ पे है, इस नस जाके यहाँ पे जुड़ेगी। आपका अंग कहीं भी हो, उनकी सबकी नस जाके जुड़नी कहाँ पे है? रीढ़ की हड्डी पे। इसलिए सर ने जो मशीन बनाया उसका कॉन्सेप्ट तैयार किया कि रीढ़ की हड्डी पे मसाज करें। इसलिए देखिएगा मशीन मसाज करने के साथ साथ हर पॉइंट पे रुकता है। मशीन लगातार मसाज नहीं करती है। शुरू के 5 मिनट मसाज करने के बाद मशीन एक ही जगह पर रुक जाती है। रुक करके क्या कर रहा है? आपने शरीर से अपनी मशीन को दबा दिया, मशीन ने नीचे से उठा कर रखा हुआ है। जब उठा के रखेगा तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है ना, ऐसे खिंचाती है।
रीढ़ की हड्डी खिंचाएगी तो यहाँ से नस निकला था जिसमें प्रेशर पड़ा था, खींचने से क्या खींच कर रखा हुआ है और नीचे से हम हीट दे रहे हैं। इससे क्या है कि दबी हुई नसें हैं वो भी हीट मिलने से वो खुल जाता है, और जैसे ही खुलेंगी और उस पर गंदगी जमा है मुंह पे, जैसे ही हीट देके जैसे उसको मसाज किया वहां से नस खुल जाती है। इस नस के खुलते ही क्या होता है, आपके अंगों तक आपका बहाव चालू हो गया। जैसे ही आपके अंगों तक खून का बहाव चालू हुआ, उसको जैसे ही एनर्जी ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हुई, आपके फटाफट काम करना शुरू कर दी। और जैसे ही काम करना शुरू किया, थेरेपी हुई, अरे बहुत जोर से भूख लग गया, जल्दी घर भागो। भूख लगती नहीं लगती? भूख लगी इसका मतलब खाना पच गया। खाना कब पचेगा? जब खाना को पचाने के लिए आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर उसको पित्त देगा, है ना। हमने थोड़ा पित्त दिया आपको गलाने के लिए, हमने उससे मसाज किया। लेकिन मसाज हुआ तो आप सबके यहाँ पे लीवर का पॉइंट है। जैसे ही मशीन यहाँ पे मसाज किया तो सबका लीवर और गॉल ब्लैडर की मसाज हो गई। और जैसे ही लीवर और गॉल ब्लैडर का मसाज हुआ, आपका लीवर गॉल ब्लैडर फटाफट काम शुरू कर दिया। इस जो खाना रखा हुआ था उसको फटाक से गला दिया। अगला दिन खाना दो, हम तैयार हैं, चार्ज हो चुका है, खाना दो फिर से। तो जो पीछे जो मसाज हो रहा है ना आपके रीढ़ की हड्डी पे, आपके सारे अंगों की मसाज हो गई इस समय। अब इसमें दो लाभ हो गया, दो फायदा। पहला फायदा, अगर कभी कुछ कंफ्यूजन में बोलिए, चाहे शर्म के मारे बोलिए, अगर कुछ लोग छुपा भी लेते हैं, अब हमसे छुपा लेंगे, मशीन से नहीं छुपेगी, तो विज्ञान सत्य से का एक ही है। जब रीढ़ की हड्डी पे चला है, इसका मतलब कि सारे अंगों की, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक सारे अंगों का मसाज हो गया है। इसका मतलब इतना नया चीज बना दिया इन्होंने कि अगर कभी संकोच में, शर्म के मारे या फिर कोई ऐसी बीमारी होगी जो बताने में हिचकिचा रहे हो, अगर छुपा भी लिए हैं, उस चीज का मसाज हो चुका है। पहला फायदा। दूसरा, अगर किसी अंग में कोई बीमारी जन्म ले रही है जो अभी आप खुद भी नहीं जान रहे हैं, शायद 5-6 महीने के बाद आप जानेंगे, जब जानेंगे उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। लेकिन थेरेपी का, मशीन का सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि जब मशीन चलना शुरू हुआ तो जैसे ही वो आपके उस अंग में रुकेगा जहां पे बीमारी बननी शुरू हुई है, समझे उसी दिन से उसका भी मसाज, उसकी थेरेपी चालू हो गई। कितना नया चीज सबने बनाया है, और इसलिए भी सर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर का इलाज तो तब शुरू होगा जब रोग हो जाएगा। चोरी हो गई, अब आके पुलिस कार्रवाई करेगी, चोरी ही ना हो इसका उपाय बताइए, है ना। इसलिए तो ताला लग रहा है घर में कि चोरी ना हो। सही गलत है? वैसे अंगों की चोरी ना हो जाए कि भाई गॉल ब्लैडर काट के निकालना पड़ गया, बच्चेदानी निकालनी पड़ गई, किडनी निकालना पड़ गया, लीवर निकालना पड़ गया, यहाँ पे स्टेन बैठाना पड़ गया, ये इसकी नौबत ना है। क्योंकि ये सब कुछ तब होगा जब रोग बन चुका होगा, बीमारी बन चुकी होगी। थेरेपी वही काम कर रहा है कि पहले से अगर मसाज कर रहे हो, पहले से गंदगी को हम निकालते रहे, नसों को हम खोल के रखें, रक्तों का संचालन चालू रखें, अंगों तक कंप्लीट जो है ना वोल्टेज की सप्लाई हो रही हो, सारा फूड का ऑक्सीजन सप्लाई अगर हो रहा है, तो वक्त से पहले शरीर कमजोर नहीं होगा, वक्त से पहले बीमारी नहीं आएगी, तो वक्त से पहले इंसान की मृत्यु भी नहीं होगी, है ना। इस तरह से जितना भी हमें उम्र मिला है, कम से कम जब तक हम रहेंगे हम स्वस्थ जीवन जी पाए। इसलिए थेरेपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया है। तो थेरेपी कब तक करनी चाहिए? हमेशा करनी चाहिए। कब तक? जब तक जीवन किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, क्लियर हुआ? ये जो लेक्चर आज मैंने किया, आपको फिर से मैंने समझाया बीमारी कैसे आती है, थेरेपी क्यों जरूरी है। अगर आप डॉक्टर की दवा कर भी रहे हैं तो भी आपको थेरेपी चाहिए होगा, क्योंकि थेरेपी आपके रक्त का संचालन सही कर रहा है, नसों को खोलने में मदद कर रहा है, आपके ऑर्गन्स की मसाज कर रहा है। शरीर में आपको अगर मेरे पास दवा नहीं भी है ना, तो हम तेल डालकर से मसाज भी कर देंगे ना, तो सर दर्द में काफी ज्यादा आराम दे देंगे। मेरे पास शरीर के दर्द की दवा नहीं भी है, हम अंकल से तेल से मसाज भी कर देंगे, तो शायद दवा खाने की नौबत ही ना आए। और यही पहले था, घर में दवाइयां नहीं थी, लेकिन दिन रात शरीर का मसाज होता था, तो दादा दादी बिल्कुल बुढ़ापे तक जो है ना एकदम हिस्ट पुरुष थे। आज शरीर का मसाज बंद हो गया, आज सेवा बंद हो गई, देखिएगा रोगी का ना लाइन लगा हुआ है, हॉस्पिटल में जगह नहीं। सही गलत है? लेकिन मजे की बात है कि आज अगर मैं बोल दूं कि मसाज जरूरी है, अगर सर जाने के बाद मैडम को बोल भी दे कि चलो आप सुनिए ना मसाज जरूरी है, चलो मसाज करो, है ना, कि बोलेंगे तो सुन तो करेंगे, जिनका लगे कभी बोलेंगे यहाँ रहे दो हो गया।
सिद्धू को हाथ चलाएंगे उसको बोलेंगे आप इनको हाथ अब दबा दीजिए। सही गलत है, दिखने में लग रहा है हट्टे कट्टे सनी देओल का हाथ है, लेकिन वास्तव में आज से 10-15 साल पहले ये पतले जब थे ना, उसमें 5-5 किलो आटा गूंथ लेते होंगे जब हाथ पतला था। आज हाथ पहले से ज्यादा मोटे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, लेकिन से आधा किलो आटा भी नहीं गूंथाएगा। समझे? समझे? तो इसलिए कारण है कि शरीर आपके अंदर से ना पूरा जाम हो गया है, तब पूरा गर्मी जमा हो गई है। मसाज से जैसे ही गर्मी निकलेगी फिर से हल्का होगा, फिर से खून दौड़ेगा, फिर से मांसपेशियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, फिर से आप पहले की तरह रहिएगा, खुशी के साथ लाइफ को आप एंजॉय कर सकते। सही बात, आपने अनमोल समय दिया, है ना, ध्यान से लेक्चर सुने। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि जो है आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा, है ना, कि शरीर का बेसिक्स क्या है, जानकारी के साथ थेरेपी करेंगे तो मजा आएगा। बिना जाने थेरेपी करेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा कि यार वो क्या रहा है। सही बात है।